एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीटेट परीक्षा में पेपर 2 में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, इसके तीनों एरिया को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा भूगोल, साथ ही साथ नागरिक शास्त्र और इतिहास, जिसे हम ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा पास है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए अब सीधा प्रश्नों की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, फिर सिविक्स के और उसके बाद हिस्ट्री के। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ये सभी मैराथन देख सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये सभी मैराथन की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको पहली प्लेलिस्ट ही सीटेट की जो मैराथन वीडियोस है उसकी मिल जाएगी। अब चलिए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के प्रश्नों को करने वाले हैं, और एक एक प्रश्न में जिसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म सुंदरवन डेल्टा? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे बनता है। तो देखिए इस जगह पर आपका ये जो डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, जो कि दो नदियों से बनता है, दो रिवर की वजह से बनता है। एक यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र और दूसरा गंगा रिवर। इन दोनों की वजह से जो डेल्टा का निर्माण होता है वो आपका सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप लोगों का पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। हर क्वेश्चन की जिनमें आपकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। जो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट हो जाएंगे उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर, यानी कि हमें यहाँ पे वायुमंडल परतों की पहचान करनी है, जिसमें हमें दो ये लक्षण बताए गए हैं, दो ये आप कह लीजिए फीचर्स बताए गए हैं। पहला यहाँ पे फीचर बताया गया है कि मेटेरॉइड जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं इस लेयर में आके, एटमॉस्फेयर की इस लेयर में आके, यानी कि उल्कापिंड जो है इस परत में आके जल जाती हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिक्लाइन विद द इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर, यानी कि जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है वो आपका कम होता रहता है, तापमान जो है वो घटता रहता है। तो देखिए इसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारी वायुमंडल की परतें कितनी है, यानी कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, इसकी मैं आप लोगों के लिए एक इमेज लेके आई हूँ। आपको ये पता होना चाहिए सबसे जो हमारे अर्थ के पास होती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला होता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में आप यहाँ पे देख सकते हैं उल्कापिंड, यानी कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो आके यहाँ पे जल जाते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, और आखिर में यहाँ पे आता है एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्यमंडल। तो इस तरीके से हम लोगों के 5 अलग अलग ये एटमॉस्फेयर की लेयर बनाई गई है, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो उल्कापिंड है ये आपको किस जगह पे दिख रही है, ये आपको मीजोस्फेयर पे दिख रही है। अब मीजोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी जरा देख लेते हैं। मीजोस्फेयर को हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये शोभ मंडल होता है, जो कि हमारे अर्थ के सबसे पास होता है। जितने भी हमारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, यानी कि हमारे एक तरीके से बारिश होना, धूप आना, ये सारी चीज़ें जो वेदर में चेंजेस होते हैं ये सारे आपके शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल में हमारे मीजोस्फेयर, ये जो मेटेरॉइड्स हैं यानी कि जो उल्कापिंड है ये आके जल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है
यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि यहाँ पे आतपन जो होता है यानी कि इंसुलेशन जो होता है ये किससे संबंध रखता है। तो देखिए ये आतपन क्या है इसको तो पहले हम समझ लेते हैं, ऑप्शन अपने आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक पिक्चर लेके आई हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक पिक्चर दे रखी है जिसमें जो सोलर रेडिएशन है यानी कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो आ रही है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा होती क्या है, ये ऊर्जा इसमें से कुछ परसेंट आपकी सरफेस में, जैसे 51% आपकी सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ आपका ये क्या होता है, कुछ आपका ये सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ हमारे बादलों तक चले जाती हैं और कुछ हमारे क्लाउड फॉर्मेशन में काम आती है। तो देखिए ये जो हमारे सरफेस में, हमारे जो पृथ्वी के सरफेस में क्या होता है, ये जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, इनको हम इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका ये टर्म यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ से ये संबंध रखता है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सौर ऊर्जा से संबंध रखता है, ये सोलर एनर्जी से संबंधित है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट दे रखे हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे हमें पेड़ दे रखे हैं, वन दे रखे हैं, वनस्पति दे रखी है और हमें बताना है कि ये किस जगह पे होती है या फिर इसमें किस तरीके के आपके वृक्ष पाए जाते हैं यानी कि किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फिगियस फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है यानी कि शंकुधारी वन। अब देखिए शंकुधारी वन के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट वुड और एवरग्रीन ट्री होते हैं यानी कि एक तरीके से ये कभी नष्ट ना होने वाले एवरग्रीन, ये सॉफ्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट माने जाते हैं। तो पहले का तो हो जाएगा तीसरा। अब इसके अलावा यहाँ पे सी में आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये किस तरीके से होते हैं, इसमें जो होते हैं हार्डवुड ट्री होते हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, इसके जो पेड़ होते हैं ये आपके हार्डवुड कहलाते हैं। तो इसका ये आ जाएगा आपका जो सी है, इसका हो जाएगा दूसरा। और टेम्परेट ग्रासलैंड फॉरेस्ट जो होता है, जो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो हमारे वन होते हैं, सदाबहार वन, ये किस तरीके के होते हैं और ये कहाँ आपके पाए जाते हैं, ये आपके किस कॉन्टिनेंट में होते हैं, ये ईस्टर्न मार्जिन में होते हैं यानी कि ये पूर्व किनारे में आपको मिलते हैं, वो भी यहाँ पे महाद्वीप के पास। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे मैच करने लगे तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये जो आपके अलग अलग तरीके के पेड़ हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सहारा डेजर्ट के बारे में बता रखा है। तो देखिए सहारा डेजर्ट के बारे में खास बातें यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रखी हैं और जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सहारा रेगिस्तान जो है एक समय में क्या था, हरा भरा मैदान था। आपको पता है कि ये अब पूरी तरीके से रेत से भर चुका है, पर एक समय में पहले ये हरा भरा मैदान हुआ करता था। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो सहारा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे हम लोगों को जो केव पेंटिंग मिली है, यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की नदियाँ हो गई, ये यहाँ पे हम लोगों के हाथी हो गए, मगरमच्छ हो गए, इसके अलावा हम लोगों के शेर, पशु, बकरी, इन सब चीज़ों के यहाँ पे हम लोगों को केव पेंटिंग मिले हैं यानी कि गुफाओं के अंदर हमें इन चीज़ों से चित्र प्राप्त हुए हैं। ये दोनों कथन जो हैं ये सहारा डेजर्ट के बारे में बिल्कुल सही बता रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा सहारा डेजर्ट की कुछ और खास पॉइंट है जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये हमारा एक ऐसा डेजर्ट माना जाता है जो कि पूरी इंडिया में, इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसके आगे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें डॉल्फिन के बारे में चीज़ें बता रखी हैं। डॉल्फिन जो है, अभी हमने गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखा था, तो देखिए डॉल्फिन के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि ये हमारे फ्रेश पानी में मिलती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के रिवर में। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो डॉल्फिन की सेंचुरी है वो कहाँ बनाई गई है, ये बिहार में बनाई गई है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर, यानी कि अगर जिस नदी में
डॉल्फिन पाए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो पानी कितना शुद्ध है। ये भी बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन, जिसमें हमें डॉल्फिन के बारे में 3 चीज़ें यहाँ पे पता चली। पहला तो ये कि डॉल्फिन जो है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर में मिलती है, वो भी कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्रा के रिवर में। इसके अलावा डॉल्फिन की जो सेंचुरी बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है, बिहार में बनाई गई है। और साथ ही साथ डॉल्फिन अगर जिस भी रिवर में पाए जाते हैं, जिस भी जलाशय में पाए जाते हैं, वो ये बताते हैं कि वो पानी कितना शुद्ध है। तो देखिए पहले पॉइंट में भी हमें क्लियर हो रहा था कि उससे ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को बायोमास के बारे में बता रखा है, बायोमास, बायोगैस के बारे में बता रखा है, सॉरी। बायोगैस जो होता है ये किस चीज का मिक्सचर होता है। तो देखिए ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ये जो बायोगैस है ये क्या करता है, ये एक तरीके से गोबर गैस का भी काम करता है, और इसे गोबर गैस भी बोला जाता है। और ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक मीथेन और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन दोनों गैस का ये जो मिश्रित है, इससे हमारा बायोगैस प्लांट बना होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दो स्टेटमेंट दे रखी है। आपने अगर सोशल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम लोगों को कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि हम लोगों को करना होता है। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि आपको दोनों के दोनों ए और बी जो आपको कथन दे रखे हैं, ये आपको संसाधन यानी कि रिसोर्सेस से संबंधित हमें दे रखे हैं, और यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ऑल रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि सभी संसाधनों के यहाँ पे आर्थिक मूल्य होते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक वैल्यू, हर संसाधन जो होता है, हर रिसोर्स जो होता है, वो इकोनॉमिक लेवल पे काम करे ये जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इन टू रिसोर्सेस, यानी कि समय और प्रौद्योगिकरण जो है ये दो महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं जिसमें हमें संसाधन में यहाँ पे परिवर्तन देखे जा रहे हैं। तो देखिए टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बदल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऐसा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जिसमें ए जो है उसको हमें गलत बता रखा है यानी कि फॉल्स बता रखा है, और बी जो है उसे ट्रू बता रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखिए यहाँ पे ये जो हमारे परंपरागत स्रोत होते हैं यानी कि कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बता रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कन्वेंशनल सोर्स है ये क्या है, इसको जरा यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि परंपरागत स्रोत क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज लगाई है जिसमें हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, और नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत। कमर्शियल जो कि हम मार्केट वगैरह में बेचने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, और नॉन कमर्शियल यानी कि जो हम घरेलू कार्यों में प्रयोग करते हैं। और ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जो कि हमारे खत्म नहीं होते, इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए ये जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं, इसमें यहाँ पे आपको बता रखा है कि कोल हो गए, पेट्रोल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं ये कमर्शियल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। और जो नॉन कमर्शियल हैं, जो यानी कि मार्केट वगैरह में हम यूज़ नहीं करते, मतलब अपने घरेलू कार्यों में यूज़ करते हैं, जैसे कि फायरवुड हो गया, काउडंग हो गया, ड्राई डंग जो होता है, जो हमारे उपले जो बनाए जाते हैं, इसके बारे में बता रखा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा था कि इनमें से कौन सा आपका कन्वेंशनल सोर्स होगा। तो देखिए ऑप्शन पे अगर आपने यहाँ पे गौर किया होगा तो जो हमारे ऑयल होते हैं, इसके अलावा जो हमारे नेचुरल गैस होते हैं, और जो हमारा फायरवुड होता है, ये तीनों आपका कमर्शियल सोर्स माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे ऑप्शन में
आपका कोल और फायरवुड तो है, पर बायोगैस जो है ये आपका जो गैर परंपरागत स्रोत होता है वो माना जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और मिलान आप लोगों के सामने यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे हम लोगों को रिसोर्स मतलब किस तरीके के रिसोर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। और पहला यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ जो है ये बताता है कि विकास और हमने किसी चीज़ को कितने स्तर तक प्रयोग किया है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो बताना है ये पहला जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, यानी कि किसी चीज़ को हमने कितने स्तर तक यूज़ किया है ये हमें बताता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि कोई चीज़ हमारी कितनी हमारे आसपास है और उसे हमने कितना प्रयोग में लिया है, यानी कि जो ए है उसका तो 1 ही होगा। इसके अलावा अगर हम देखें अगला यहाँ पे दे रखा है ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि कोई चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो देखिए ओरिजिन बताता है हमें उसका बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो आपको सामने सामने आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें सामने सामने आपको मिल रही हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कोई चीज़ किसी का कितना वितरण हुआ है ये बताता है कि हमने उसे कितनी जगह पे भेजा है, यानी कि सी का भी ये थर्ड ही होगा। और स्टॉक हमें बताता है, यानी कि भंडार हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी आपकी रिन्यूएबल है और कितनी नॉन रिन्यूएबल। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका मैच जो है वो सामने सामने ही दे रखा था। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं। रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। इसके अलावा आप देखिए बायोमास एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, मतलब जो हमें हवा से एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, इन्हें हम दोबारा दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जो कि अगर आपने एक बार प्रयोग में ले आई तो उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एनर्जी में यहाँ पे आपका कोल हो गया, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल हो गया, इसके अलावा आपका न्यूक्लियर एनर्जी जिससे बॉम्ब वगैरह बनते हैं, इसके अलावा आपके जो पानी है यानी कि नेचुरल गैस है, ये चीज़ें ये जो नेचुरल गैस है ये चीज़ें आपकी नॉन रिन्यूएबल कहलाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि कोई एक ऐसा महाद्वीप है जिसके यहाँ पे 2 अलग अलग लक्षण हमें बता रखे हैं। अब देखिए ये जो 2 लक्षण बता रखे हैं इससे हमें बताना है कि वो कौन सा महाद्वीप है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये द्वीपीय महाद्वीप है, यानी कि आइसलैंड कॉन्टिनेंट है। और साथ ही साथ ये आप अगर साउथर्न हेमिस्फेयर में देखें यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका कौन से यहाँ पे गोलार्ध में पड़ता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका यह है दूसरा ऑप्शन, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, यानी कि अगर हम सौर मंडल में सूर्य से दूर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी यहाँ पे जो आंसर पॉइंट दे रखे हैं वो करेक्ट नहीं है। अगर हम सौर मंडल में यानी कि सोलर सिस्टम में सूरज से दूर जाते हैं तो क्या होगा, जो ग्रह वहाँ पे हैं आपको पता है जैसे कि हमारे अलग अलग ग्रह हैं, उन ग्रहों को सूर्य की जो परिक्रमा करने में यानी कि उनके जो चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम है वो समय जो है उनकी अवधि बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आप दूर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम उन्हें लगता रहेगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ये तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि एक टीचर जो है
वो ग्लोब और सोर्सेस ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर रही है, यानी कि ग्लोब और प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल कर रही है, तो वो इनमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगी, कौन से कॉन्सेप्ट को, कौन सी अवधारणाओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है। ये जो रोटेशन होता है और रेवोल्यूशन होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर जो हमारी पृथ्वी है वो अपने आसपास ही चक्कर लगाती है, मतलब अपने आसपास स्पिन करती है या फिर आप कह लीजिए टर्न करती है, तो उसे रोटेट करना कहते हैं। और रिवॉल्व करना क्या होता है, जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जब हमारी पृथ्वी जो है जस्ट वो घूमती है अपने स्पिन में, तो यहाँ पे हमारे दिन और रात यहाँ पे बनते हैं। इसकी वजह से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। जबकि अगर वो रिवॉल्व करे, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी सीजन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर टीचर जो है ग्लोब की सहायता ले रही है, तो ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा पाएगी, यानी कि परिक्रमा किस तरीके से की जाती है। डे और नाइट यानी कि दिन रात कैसे बनते हैं, यानी कि रोटेशन रेवोल्यूशन जो होता है, इनको समझा पाएगी। इसके अलावा सीजन किस तरीके से बनते हैं ये भी समझा पाएगी। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी कि वर्षा का वितरण किस तरीके से हुआ, ये यहाँ पे सही नहीं जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें ए बी सी दे रखा है, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि है पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। हम लोगों से इस प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है। तो देखिए, हमें पता तो होना चाहिए कि कितने तरीके के पर्वत होते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के माउंटेन बता रखे हैं। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगला है वॉल्केनिक, यानी कि जिसमें से यहाँ पे क्या निकलती है, ज्वालामुखी निकलती है। इसके अलावा होता है ब्लॉक माउंटेन, जिसके बारे में हमें पूछ रखा है, जो कि इस तरीके से दिखते हैं। अगला है आपके रिलिफ्ट माउंटेन, जो कि आपके इस तरीके से यहाँ पे दिखते हैं, जो कि आपके नॉर्मल माउंटेन कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका ब्लॉक माउंटेन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वॉइसरस, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। देखिए, यहाँ पे हम लोगों से इस प्रश्न में बोल रखा है, हमें दो फिर से यहाँ पे कथन दे रखे हैं, दो फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं, और हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि पहले स्टेटमेंट में ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ, यानी कि हम लोगों को अगर हम पृथ्वी से देखें तो हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, एक साइड दिखाई पड़ता है। तो देखिए, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है द मून मूव अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डे एंड टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि यहाँ पे बता रखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतना ही समय उसे अपने अक्ष में चक्कर लगाने में भी लगता है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे ये जो मून है वो अर्थ की तरफ आपका चक्कर लगाती है, ये तो हमें पता है। यहाँ पे ये जो दोनों कथन दे रखे हैं ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और चक्कर लगाने की वजह से, क्योंकि ये चक्कर लगा रही होती है, इसीलिए हमें पृथ्वी से अगर हम मून को देखें तो हमें मून का एक ही साइड दिखाई पड़ता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछ रखा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्लाइड में जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश हिंदी में दिख रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर मैं इंग्लिश में करूँ तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, कितने तरीके के यहाँ पे हमारे शेल होते हैं ये जरा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रॉक साइकिल लेके आई हूँ, और रॉक साइकिल में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि पत्थरों का निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम हीट और प्रेशर डालते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक को जब हम मेल्ट करते हैं तो इसमें से हमारे बनते हैं मैग्मा। और मैग्मा जब ये कूल होते हैं, देखिए मैग्मा जब ये ठंडे होते हैं तो आपके जो हमारे ज्वालामुखी होती है उनसे जो बनते हैं वो आपके इग्निशियस रॉक बनते हैं। और जब इनमें ये जो इग्निशियस रॉक जो हैं, जब ये टूट जाते हैं वेदरिंग की वजह से, यानी कि पानी वानी पड़ने की वजह से या किसी और कारण की वजह से,
तो फिर से यहाँ पे ये छोटे छोटे सेडिमेंट बनते हैं और सेडिमेंट से फिर से आपके सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। दोबारा मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करती हूँ। छोटे छोटे ये जो सेडिमेंट हैं, छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को जोड़ के यहाँ पे क्या बने, सेडिमेंट्री रॉक बने। अब जब इनमें हम हाई हीट और प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि आपका ये बाद में मैग्मा बनाते हैं, जो कि आपके ज्वालामुखी से निकलने वाला पार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेल्ट होते हैं तो ये मैग्मा बन जाते हैं। अब मैग्मा जो है होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं क्योंकि वो ज्वालामुखी से निकले होते हैं। जब ये ठंडे पड़ने लगते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इग्निशियस रॉक बनते हैं। अब इग्निशियस रॉक जो है ये इकट्ठा तो हैं, पर अगर इनमें से पानी का बहाव जाएगा या फिर इनमें इरोजन होगा, मतलब इनमें दरार पड़ेगी, तो ये फिर से टूट के आपके छोटे छोटे सेडिमेंट बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 तरीके के यहाँ पे पत्थर यानी कि शैल जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे 3 चीज़ें बता रखी हैं और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। तो देखिए पहले में बता रखा है कि व्हेन इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट प्रेशर दे चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि जो हमारे इग्निशियस रॉक हैं और जो हमारे सेडिमेंट्री यानी कि अवसारी शैल हैं, इनमें जब हम तेज ताप और दबाव डालते हैं तो यहाँ पे आपके ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये बनते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट होते हैं तो वो मैग्मा बनाते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं जब ये मेल्ट होते हैं तो क्या बना रहे हैं, ये मैग्मा बना रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो देखिए इस हिसाब से दूसरा जो कथन है ये भी यहाँ पे हम लोगों का बिल्कुल सही है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरे कथन में बोल रखा है कि मार्बल जो है एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों जो कथन दे रखे हैं हमें वो सही है। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, यानी कि तीनों सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम लोगों से फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रखा है एटमॉस्फेयर की लेयर से संबंधित। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करें यानी कि वायुमंडल की परतों में आए तो इनमें से कहाँ पर जो है ये मेटेरॉइड्स जो है वो बर्न होके आते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर किया था थोड़ी देर पहले। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था जो हमारे मीजोस्फेयर होते हैं इस जगह पे आके आपके मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं। इस हिसाब से आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो कि है मध्यमंडल। इसके अलावा बाकी परतों के बारे में भी अभी हमने देखा था तो हम दोबारा इस चीज़ को ये नहीं देख रहे। यहाँ पे हमें बता रखा है कि ऋतु प्रभाव जो होता है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये लोगों के आवागमन से जुड़ा होता है, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने पशु वगैरह भेड़ वगैरह को लेके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऋतु प्रवाह से जोड़ते हैं, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप इसकी इमेजेस देखेंगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे और साथ ही साथ जो अपने भेड़ बकरियाँ होंगी वो भी साथ में ले जा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ दिखाई जाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारी जो स्थायी पवनें होती हैं यानी कि परमानेंट विंड होती हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे कौन से पॉइंट सही दे रखे हैं या फिर ए और बी में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए विंड कितने तरीके के होते हैं, पवन कितने तरीके के होते हैं, ये तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जो विंड होती हैं, जो आपकी हवाएं होती हैं वो 3 तरीके की होती है। एक होता है प्लेनेटरी जिसको हम परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं, यानी कि स्थायी जो पवन होते हैं। इसके अलावा सीजनल, इसके अलावा जो लोकल विंड होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं ये जो प्लेनेटरी विंड है इसमें यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न और पोलर विंड बोला गया है, मतलब इन जगह में होता है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें यहाँ पे अभी सबसे पहले हमें परमानेंट विंड के बारे में बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कथन तो सही है कि वेस्टर्न और जो आपके ईस्ट लाइन है इन जगह पे ये एग्जाम्पल आपके विंड के होते हैं। और साथ ही साथ ये आपका पूरे वर्ष यानी कि कॉन्स्टेंटली लगातार ये एक ही दिशा में चलती है, ये भी यहाँ पे सही है। इसीलिए इसे परमानेंट विंड यानी कि स्थायी पवन कहा जाता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा ऑप्शन, यानी कि ए एंड बी दोनों ही सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग तरीके की जो
वनस्पति होती है, वेजिटेशन होती है, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका कंपस है ये कहाँ पे, ये आपका ब्राज़ील में, और जो वेनेजुला में आपका लारेंस है ये आपका किसका एग्जाम्पल है ये पूछा गया है। तो देखिए ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एग्जाम्पल है, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है क्लाइमेट, क्लाइमेट से संबंधित यानी कि जो जलवायु होती है इससे संबंधित यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं जरा कथन और इस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है क्लाइमेट रेफर टू अ डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि क्लाइमेट हमें बताता है कि डे टू डे, दिन प्रतिदिन में किस तरीके से परिवर्तन आया। तो देखिए ये कथन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि क्लाइमेट जो होता है हर प्लेस का सिर्फ और सिर्फ ऑल्टीट्यूड और आपका रिलीफ से ही आपका अफेक्ट करता है। तो देखिए ये ओनली की वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है जिसमें हमें दोनों के दोनों आपका गलत बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो देखिए इस तरीके से कथन संबंधित हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे फिर से एक और क्वेश्चन है जो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारे आधार, जो ऊर्जा के आधार हैं उनसे संबंधित हमें दो कथन फिर से दे रखे हैं और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो मतलब इनमें से पहचानना है कि ये कौन किसका उदाहरण है। यहाँ पे पहला कथन दे रखा है इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स अभी हमने देखा था जो परंपरागत स्रोत होते हैं, और यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हम क्रूड ऑयल से हम सरफेस से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा है नेचुरल गैस। इसके अलावा देखिए वैक्स जो है इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, बायोगैस जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल से नहीं बनता। इसके अलावा जो ये जियोथर्मल एनर्जी है ये आपका गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है मैट्री वो किस जगह पे लोकेटेड है। वो अंटार्कटिका पे लोकेटेड है। इसकी पिक्चर लगाने की मुझे ऐसे खास ज़रूरत नहीं थी, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है मैत्री वो कहाँ है, वो अंटार्कटिका में है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को खनिज यानी कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं इससे संबंधित हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब पहला पॉइंट ये दे रखा है दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि हम इसे केमिकल कंपोजिशन से बनाते हैं, यानी कि रासायनिक संगठन से बनाते हैं, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि दे आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि ये विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिवेश में इनका निर्माण होता है, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे अगला पॉइंट बता रखा है ऑल मिनरल आर नॉन मेटालिक, यानी कि यहाँ पे ये बता रखा है कि ये सारे नॉन मेटल होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ इनमें मेटल भी होते हैं कुछ इनमें नॉन मेटल। इस हिसाब से यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका वैसे तो गलत है, बट इस क्वेश्चन में हमें गलत ही ऑप्शन को छांटना था, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें पेनिसुलर प्लेट्यू यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें से बताना है कि इनमें इनका क्या लक्षण नहीं है। तो देखिए ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू होता है ये नॉर्थन प्लेन में, साउथ नॉर्थन प्लेन में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये अरावली हील के बॉर्डर में पाया जाता है, ये भी यहाँ पे सही है। साथ ही साथ ये बता रखा है कि यहाँ पे कोल और आयरन जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो आखिरी यहाँ पे बता रखा है ये जो पॉइंट है कि ये महानदी और कृष्णा नदी में मौजूद है, ये यहाँ पे गलत है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे गलत है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो अफ्रीका है, अफ्रीका के संबंध में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे हमें सही कथन को छांटना है, और यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये जो यूराल पर्वत है ये एशिया को वेस्ट से सेपरेट करता है, ये नहीं है, ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो गोबी डेजर्ट है वो इस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, वो इस कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता, मतलब अफ्रीका में नहीं पाया जाता।
अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका सही है कि ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों इससे गुजरती है। ये यहाँ पे अगर आप मानचित्र में भी देखोगे तो अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आपका जहाँ से कर्क, विषुवत और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों इसमें से पास होती हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग जरा यहाँ पे सिविक्स के यानी कि हमारे नागरिक शास्त्र के जरा प्रश्नों को डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिविक्स के यानी कि नागरिक शास्त्र के प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि हमारे लोकतंत्र में अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो जो संचार माध्यम होता है, जो मीडिया होती है, उसकी क्या भूमिका यहाँ पे दी गई है। तो देखिए पहला जो कथन है उसमें ये बता रखा है कि मीडिया जो होती है ये यहाँ पे क्या करेगी, लोगों को, जो हमारे नागरिक होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी न्यूज़ के माध्यम से यानी कि समाचार के माध्यम से हमें यहाँ पे सूचनाएं देगी। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप दूसरे ऑप्शन को छोड़ें और सी ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इस पे ये चर्चा करेगी। तो ये दोनों यहाँ पे सही हैं। इसके अलावा जो बी में दे रखा है कि ये यहाँ पे विज्ञापन का यानी कि जो एडवर्टाइजर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं माना जाता, मतलब यहाँ पे लोकतंत्र के लिए इतना सही नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है जिसमें हमें ए और सी दे रखा है, यानी कि ओनली ए एंड सी, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है जो हमारी ग्राम पंचायत है उसे, भारत में ये जो ग्राम पंचायत बनाई जाती है इसका जो यहाँ पे बता रखा है टर्म, यानी कि ये कितने समय के लिए, कितने अवधि के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो देखिए जो ग्राम पंचायत है इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष तक के लिए होता है। इसका पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है विच इज अ डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी कि जो पुलिस थाने के प्रभावी का पदनाम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इंचार्ज की बात की गई है, उसे यहाँ पे स्टेशन हेड ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोगों को पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, जो कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है जो हमारा अमिटमेंट किया गया था, जो कि 2005 में लाया गया था हिंदू सेक्शन एक्ट को लेके, ये किस चीज को लेके यहाँ पे ये चीज बनाई गई थी। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो ये आपका अमिटमेंट किया गया था आपका 2005 में, और ये किस चीज के लिए किया गया था, ये आपका किया गया था वुमेन राइट के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं इनके अधिकारों के लिए किया गया था। और ये बताया गया था कि घर वालों की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें यहाँ पे बराबर के हिस्सेदार बनने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिंदू सेक्शन एक्ट है ये किस चीज़ के लिए आया गया था, इसकी महत्वता क्या थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है कि यहाँ पे राइट दिए गए, अधिकार दिए गए महिलाओं को कि उनको भी प्रॉपर्टी में यहाँ पे बराबर का हिस्सेदार बनाया जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है, यानी कि किसे यहाँ पे फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यह है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को, यानी कि इनके द्वारा बताई गई बातें यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हम लोगों से फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे अत्याचार निर्वाचन को लेके, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज होती है, ये आपका एक्ट लाया गया था 1989 में। ये किस चीज़ के लिए, किस कम्युनिटी के लिए बताया गया। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि इस एक्ट के अंदर कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है और हमें इन्हें यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को अपने समुदाय में इन्हें भी यहाँ पे बराबरी का हक देना है। ये किसके लिए बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा है तीसरा ऑप्शन, जो कि है आपके ट्राइबल और दलित पीपल के लिए ये बनाया गया था। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इनको यहाँ पे बराबरी का, समानता का अधिकार देना है
जो आदिवासी लोग होते हैं उनको, और जो दलित यानी कि जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है इनके डायरेक्ट डायरेक्ट आपके आंसर बनते हैं अगर आपने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर एज, यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार होती है, ये किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? ये यहाँ पे आपका फेडरल सिस्टम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे सेकुलर नहीं है, यहाँ पे लिबरल नहीं है, इसमें जो करेक्ट आंसर है जहाँ पे हमारे ऐसे राजनीतिक व्यवस्थाएं जहाँ पे एक से ज़्यादा स्तर होती है और इंडिया एक फेडरल कंट्री के अंदर आती है, यानी कि संघवाद मानी जाती है। इस क्वेश्चन का चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिसीज रही हैं जो कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं, और दो हमें अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो दे रखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फॉर लिस्टेड दलित कैंडिडेट, यानी कि जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जो दलित समुदाय के लोग हैं उन लोगों को आरक्षण देना। और साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया था, न्यूनतम मेहनताना कानून बनाया गया था ये। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो जो दलित कैंडिडेट हैं, उन्हें रिजर्वेशन देना ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को बढ़ावा देगा, क्योंकि पहले के समय में उनके साथ यहाँ पे इनइक्वालिटी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो बनाया गया है, इसके थ्रू भी लोगों को यहाँ पे एक तरीके से सोशल जस्टिस मिलेगा। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें सोशल पेडागोजी पूछी जाती है उसका एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग इक्वालिटी इन अ सोशल साइंस क्लासरूम इज, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है इसमें हम समानता की जो चर्चा करते हैं, ये किस चीज़ के उद्देश्य को यहाँ पे हमें बताता है। तो देखिए सोशल जस्टिस यहाँ पे बताना ये किस चीज़ को बताता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे गौर करें, पहला ऑप्शन है एड्रेस इश्यू ऑफ डिग्निटी विद द लर्नर, यानी कि जो डिग्निटी होती है इस चीज़ को यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि लर्नर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, यानी कि बच्चे जो हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इस चीज़ को बताता है। या फिर बोल रखा है कि हम लोग इससे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बच्चों के अंदर लेके आ रहे हैं, यानी कि संविधान के मूल्यों का आधार हम बता रहे हैं। या फिर एक्सप्लेन ऑल डिफरेंट लीड्स टू इनइक्वालिटी, यानी कि यह समझाना कि हर तरह की जो अंतर होते हैं वो असमानताओं की तरफ लेके जाती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को पढ़ें तो इसमें डी जो ऑप्शन है यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जा रहा है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव बता रही हैं। इक्वालिटी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग डिग्निटी किस तरीके से बनाए रख सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने संविधान के मूल्यों का पालन किस तरीके से करें, हमारा संविधान किस तरीके से इस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर है ये होगा पहला ऑप्शन, यानी कि ए बी एंड सी ये तीनों सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है कि जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है हमारे टेक्स्ट बुक का वो क्या बताता है, यानी कि सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन है हमारे पाठ्य पुस्तक में वो क्या चीज़ें बताती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखिए पहले ऑप्शन में ये बोल रखा है कि इसमें हमें यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, यानी कि व्याख्यान दे रखे हैं किसके बारे में, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल इशू के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमें समाज और राजनीति के बारे में जानना है तो इसके मुद्दों के बारे में जानना तो जरूरी है ही। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन देखें तो इसमें बोल रखा है कि प्रोवाइड डाइवर्स कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड रीजन, यानी कि यहाँ पे हम लोगों और क्षेत्रों के बारे में एक तरीके से यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं जो कि उन जगह से जुड़े हुए हैं। तो ये भी यहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बताएगा, बट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन और इसके इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से ये चीज़ें जुड़ी नहीं होती। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हमें ए और सी यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये बोल रखा है आफ्टर नरेटिंग
डॉक्टर अंबेडकर एक्सपीरियंस ऑन द वे टू कारेगांव। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर है जो कि क्या कर रही हैं, बच्चों को यहाँ पे जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ यहाँ पे कारेगांव जाते हुए उन्हें जो अनुभव हुआ था उसका वर्णन कर रही है। और यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि डू यू थिंक पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज ब्रदर। तो यहाँ पे इस एक्सपीरियंस को बताते हुए कि उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भेदभाव हुआ था। तो यहाँ पे जो टीचर हैं वो बच्चों से पूछती हैं कि ये जो स्टेशन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। इस तरीके के प्रश्न अगर टीचर जो हैं वो बच्चों से पूछती हैं तो वो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखिए टीचर सबसे पहले तो क्या कर रही हैं, टीचर सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके बारे में बताती हैं कारेगांव जाते हुए, और साथ ही साथ बच्चों से पूछती हैं कि ये जो भेदभाव हुआ इसके प्रति आपकी क्या प्रक्रिया है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, टीचर यहाँ पे एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रही है और यहाँ पे इसके अनुसार, यहाँ पे सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या मानना है। तो यहाँ पे टीचर करने की क्या कोशिश कर रही है कि बच्चे इस इंफॉर्मेशन से बच्चों को क्या चीज़ें पता चली, इन्फॉर्म सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन, ये जो घटना बताई गई है उससे उन्हें क्या चीज़ें पता चली, इस परिस्थिति से वो क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पूछ रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि हमारे डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम स्टेटमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो सकता है। पहले में बोल रखा है कि अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वुड वोट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो भारतीय जनता का एक छोटा सा टुकड़ा ही जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पहले से ही मतदान दे सकता था। तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि इंडिया के सभी लोगों को यहाँ पे मतदान देने का, वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ सेक्शन के लोग ही यहाँ पे वोट दे सकते थे। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, तो हमें यहाँ पे गलत कथन को छांटना है। अगला यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। ये बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के बाद आई थी। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है इन इंडिया पीपल पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चलाने का काम चलता था भारतीय सरकार को। ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो चौथा कथन हमें दे रखा है इसके अंदर ये बता रखा है कि पहला जो जनरल इलेक्शन था वो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे 1950 में हेल्ड किया गया, 1950 में यहाँ पे रखा गया। तो ये यहाँ पे गलत है, ये 1951 से लेकर 1952 के बीच में रखा गया था। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों को इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन ही छांटना था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। तो देखिए डेमोक्रेसी जो हमारा यहाँ पे लोकतंत्र होता है इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव की बात यहाँ पे की गई है और जरा देखते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बता रखा है कि रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शन के माध्यम से इनका चुनाव होता है। तो ये तो सही है, पर हमें गलत कथन छांटना है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो यहाँ पे निर्णय निर्माण का काम है वो यहाँ पे प्रतिनिधि के हाथों में होता है। ये भी सही है, इसीलिए हम इलेक्शन करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिस्कशन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे जनता जो होती है वो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। ये कथन यहाँ पे गलत है।
इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि फ्रेंचाइज राइट टू पीपल, यहाँ पे जनता के पास मतदान का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए इस हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें वो ऑप्शन छांटना था जो कि गलत है, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि भारत में जो अपील प्रणाली है, अपील सिस्टम है, उसका क्या मतलब है, यानी कि हम जो अपील कर सकते हैं इसका क्या मतलब है। अपील का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारे जो हम लोग अगर कोई केस लड़ रहे हैं और उस केस में हम लोगों को लगता है कि हम सही हैं और कोर्ट ने जो हमें जो आदेश दिया है वो गलत है, तो हम यहाँ पे हायर कोर्ट में इस चीज़ के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिए हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो अपील है वो दाखिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अगर हमारा जो केस है वो लोअर कोर्ट में गया और लोअर कोर्ट में अगर कोई अपील की गई और उस अपील को यहाँ पे नकारा गया, तो इस अपील को लेके हम हायर कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी जो सुनवाई है वो वहाँ पे लड़वा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में एक फॉर्मुलेट किया विशाखा गाइडलाइन, जो कि यहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्ट करता था सेक्सुअल हैरेसमेंट से। तो देखिए यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट किस जगह पे ये बताया गया, तो यहाँ पे वर्क प्लेस के लिए बताया गया, यानी कि कार्यस्थलों के लिए बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट आपको यहीं से तैयार हो जाएगा। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन निकाली थी, जिसके अंदर महिलाओं के लिए एक तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है उसके खिलाफ जो महिलाएं हैं एक्शन ले सकती हैं। वो किस एरिया के लिए था, वो यहाँ पे जो कार्यस्थल में जो महिलाओं के साथ यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, यानी कि वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इस चीज़ के लिए निकाला था। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नर की बात की गई है। गवर्नर जो है ये केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में बात की गई है। तो ये हमारे जो म्युनिसिपल रिवॉर्ड यहाँ पे ये जो काउंसलर होते हैं, ये यहाँ पे एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं होते। बाकी पटवारी हो गए, जो लैंड रिकॉर्ड करने वाले हो गए, और लेखपाल हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पार्ट माना जाता है। जबकि यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हम लोगों को DK बासु गाइडलाइन के बारे में भी पूछ रखा है। तो देखिए अभी हमने विशाखा गाइडलाइन देखा जो कि 1992 में आया था, जो कि वुमेन राइट्स को लेके था, कि जो वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो भी वर्क प्लेस में, उसको लेके था। अब देखिए यहाँ पे जो DK बासु गाइडलाइन आई थी ये किस चीज़ पे आधारित थी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये गाइडलाइन जो थी वो किस चीज़ पे थी। यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, जिसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। ये गाइडलाइन आपकी ये बताती है कि आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर कोई पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करते हुए किस तरीके से गिरफ्तारी करते हुए या फिर नज़रबंदी करते हुए या पूछताछ करते हुए पुलिस जो है वो किस तरीके से नियमों का पालन करेगी। जैसे FIR दर्ज करना हो गया, इसके अलावा एक फ़ोन कॉल जो है वो किसी अपने रिश्तेदार या फिर खास को कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति था उसको यहाँ पे ये बेसिक अधिकार ये दिए गए, इसको लेके ये गाइडलाइन बनाई गई थी। तो देखिए DK बासु गाइडलाइन जो थी वो यहाँ पे एक तरीके से अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले तो उस समय किस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए इसके लिए है। और इसके अलावा जो विशाखा गाइडलाइन है वो यहाँ पे वुमेन सेफ्टी के लिए है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो कि वर्क प्लेस में होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 में बनाया गया था,
इसका जो टाइटल था ये किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है? ये यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया था, यानी कि अनुवांशिक जो जनजातियां हैं इनके लिए बनाया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर ये लोग 11 से ज़्यादा वर्ष तक उस जंगलों में रहते हैं या फिर आप कह लीजिए फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे जो एक तरीके से फल फ्रूट उगेंगे उन पे उनका अधिकार ये बताया गया था। तो इस तरीके का एक ये एक्ट बताया गया। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे बोल रखा है राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर, यानी कि अगर हम प्रदूषण रहित हवा चाहते हैं तो ये अधिकार किसके अंदर आता है? तो देखिए, अगर हम हवा चाह रहे हैं ऐसी जो कि पोल्यूशन फ्री हो, तो ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा? तो आप खुद दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में कि हम लोगों को हवा क्यों चाहिए? जीवन जीवित रहने के लिए चाहिए, यानी कि जीवन के लिए चाहिए। तो ये कौन से उसके अंदर आएगा, कौन से एरिया के अंदर आएगा? राइट टू लाइफ के अंदर आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा दूसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि यूनिटी इन इक्वालिटी, यानी कि यहाँ पे बता रखा है विविधता में एकता। इस ये जो मुहावरा है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका जो निर्माण है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रखा है कि कितने ऐसे मेंबर होते हैं लोकसभा के अंदर, कितने ऐसे सदस्य होते हैं जिनको हम नॉमिनेट करते हैं, उनको हम इलेक्ट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये कितने ऐसे सदस्य होते हैं जिनको हम यहाँ पे जिनका चुनाव नहीं किया जाता, जिनको एक तरीके से यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। तो ऐसे जो मेंबर होते हैं ये यहाँ पे होते हैं टोटल 2। तो देखिए 2 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट नहीं किया जाता। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है 2006 में नेपाल ने यहाँ पे मोनार्की क्या होती है? जहाँ पे एक राजा होता है, राजा एक तरीके से मोनार्क होता है और यहाँ पे उसकी एक प्रजा होती है जो कि उनकी बात को सुनती है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि राजतंत्र से किस में बदला गया था नेपाल को 2006 में? तो यहाँ पे राजतंत्र से नेपाल को लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में बदला गया था। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम लोग जरा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमसे सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कथन संबंधित दे रखे हैं। 2 अलग अलग कथन, 2 अलग अलग स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है, जिसमें से पहला कथन यहाँ पे बता रखा है कि लगभग अभी से अगर हम 12,000 साल पहले देखें तो भारत में कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे थे। तो देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। तो देखिए इसमें बता रखा था कि लगभग अभी से 12,000 अगर ईयर अगो हम देखें तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो गर्मी है यहाँ पे वार्मर कंडीशन की वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड बनने लगे थे। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इसकी वजह से यहाँ पे हिरन हो गए, यहाँ पे बारहसिंगा हो गया, बकरी हो गए, भेड़ हो गए, मवेशी हो गए, ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो देखिए ऐसे जानवरों की संख्या पहले से ही ज़्यादा थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो आपका अगर देखा जाए तो चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है कि ए और बी दोनों के दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि गर्मी बढ़ने की वजह से ये सारे जानवर बड़े थे, ये इसका कारण नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे बोल रखा है जो हमारे पुरास्थल होते हैं, ये आपको क्लास 6 की जो हमारी इतिहास की मैराथन क्लास है उसमें मिल जाएगा आपको पुरास्थल वगैरह के बारे में। तो देखिए साइट्स के बारे में यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो सही है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले बोल रखा है कि दीज आर प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड, यानी कि ये एक ऐसा स्थान होते हैं जहाँ पे हमें वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल ऐसी जगह को बोलते हैं, इसकी परिभाषा भी यही है। और इसके अलावा यहाँ पे अगला जो कथन बता रखा है दीज आर फाउंड ओनली इन अर्थ सरफेस, यानी कि ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। पुरास्थल जो है यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो जमीन के ऊपर भी होती हैं, जमीन के अंदर भी होती हैं। इस हिसाब से दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। और तीसरे कथन में बोल रखा है कि ये सिर्फ जमीन के अंदर पाई जाती है। तो देखिए जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर दोनों जगह पाई जाती है। और यहाँ पे बोल रखा है दे आर नेवर फाउंड अंडर सी और रिवर, यानी कि ये कभी समुद्र या नदी के तल में नहीं मिली। तो ये गलत है यहाँ पे।
इस क्वेश्चन में जो पहला जो कथन है यानी कि ओनली ए, यही यहाँ पे सही होगा, जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि यह कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हमें वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, और ये जो पुरास्थल होते हैं ये हमें जमीन के ऊपर भी मिले हैं, जमीन के अंदर भी मिले हैं, और कई कई तो आपको समुद्र के तल के आसपास भी मिले हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बस एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, केवल ए। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वे क्या चीजें यहाँ पे बनाते थे, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पे सील्स आउट ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों से यहाँ पे मुहरे बनते थे, ये सही है अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि येलो डिजाइन के पॉट बनते थे, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि लोहे से बनी तकलियां बनाई जाती थी, लोहे से बनी तकलियां भी यहाँ पे नहीं बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे सोने से बने हुए बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, ये सही है। तो इस हिसाब से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमें यहाँ पे ए और डी ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखे हैं, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महापाषाण कब्र के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है, ये भी हम लोगों को क्लास 6 की जो ईवीएस जो आपकी हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की जो बुक है उसके अंदर हमें यहाँ पे बता रखा है इनके बारे में। जो महापाषाण कब्र है यानी कि मेगालिथिक ब्यूरल के बारे में हमें क्या चीज़ें बता रखी हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो महापाषाण कब्र हैं उनमें 2 शैलों का अवशेष है, और इसमें यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों में से महिलाओं के कंकाल के अनुमान लगाते हुए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम 2 ब्यूरल को देखें, 2 कब्र को देखें, जिनमें से जो आपके यहाँ पे एक तरीके से स्केलेटन है, उसमें से आप कैसे यहाँ पे फिगर आउट करोगे कि ये फीमेल स्केलेटन है, यानी कि एक महिला का कंकाल है। इसका अनुमान लगाने के लिए हमें यहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ें दे रखी है। तो पहला दे रखा है कि जो हड्डियों की संरचना है यानी कि बोन स्ट्रक्चर किस तरीके से है, आप ये चीज़ देखोगे। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि ऑर्नामेंट ऑन द स्केलेटन, यानी कि कंकाल के साथ जो गहने हैं, आभूषण है, आप उनको देखोगे। या फिर साइज ऑफ द स्केलेटन, यानी कि कंकाल का आकार किस तरीके से वो देखोगे। इसके साथ साथ या तो आप ये देखोगे कि कंकाल के साथ किस तरीके के बर्तन और खाने पीने के सामान उसके साथ रखे गए। तो देखिए यहाँ पे हमें महापाषाण कब्र को देखने की बात की गई है, तो उसमें आप जो बोन्स हैं यानी कि जो हड्डियां हैं इनकी संरचना देख लो, तो उससे आपको एक तरीके से शेप का पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर है ये यहाँ पे होगा केवल ए। इसके अलावा गहने तो यहाँ पे कोई से भी डाले जा सकते हैं, महिला के साथ या पुरुष के साथ। इसके अलावा बर्तन का भी किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। आकार से आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे साइज जो है वो व्यक्ति में अलग अलग देखा जा सकता है, पर आप जो यहाँ पे हमारी हड्डियों की संरचना है इससे हम पता कर सकते हैं कि यह महिला का है या पुरुष का है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड, यानी कि यहाँ पे हमें प्राचीनतम काल से शुरू करते हुए इन्हें आरोही क्रम में लगाना है कि कौन सी चीज़ पहले आई थी, कौन सी चीज़ बाद में आई थी। इस तरीके से हमें इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेद आए थे, यानी कि ए जो है ये करेक्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो महापाषाण कब्र आए थे। आप लोगों की एनसीईआरटी में चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये फार्मर वगैरह के बारे में बताया गया था, फिर ये चरक के बारे में बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमें ABCD दे रखे हैं यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी को सीक्वेंस में पढ़ें तो ये चैप्टर भी हमारे इसी तरीके से दिए गए हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बैकवर्ड यानी कि उल्टे क्रम में आपको लगाना है, और आपको देखना है कि रीसेंट पीरियड में इनमें से क्या हुआ। तो इसमें भी आपको अरेंज करना है, और अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बैकवर्ड में लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये जो आयरन का यूज़ है यानी कि लोहे का जो प्रयोग है ये सबसे पहले हुआ था, बट ये सबसे आखिर में आएगा क्योंकि हमें उल्टे क्रम में लगाना है। तो सबसे लास्ट में होगा आपका बी, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि तीसरा ऑप्शन है। बाकी भी देख लेते हैं। इसके अलावा आयरन का यूज़ हमारी जो कॉइन्स वगैरह बनाने में, इसके बाद पहले तो आयरन का यूज़ हमारे उपमहाद्वीपों में हुआ था, उसके बाद इसका जो एक तरीके से प्रयोग है ये बड़ा था,
जो कि हमें ए में दे रखा है, बी के बाद यहाँ पे होगा ए, आपको उल्टे क्रम में लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साहित्य जो है इसके बाद आ गया था, तो यहाँ पे होगा डी। और यहाँ पे ये जो हम लोगों को पॉट के बारे में बता रखा है, ये यहाँ पे अरिका मेनू पॉट के बारे में बता रखा है, ये आपका सबसे रीसेंट पे है। इस हिसाब से ये आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप एक पॉइंट को भी पकड़ लें तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ये देखने में थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगते हैं पर होते नहीं है इतना। अब देखिए हमें यहाँ पे चोला टेम्पल के बारे में पूछ रखा है और दो अलग अलग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए हमें देख के बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पे क्या चीज़ें सही हैं। तो देखिए पहले कथन में बोल रखा है कि चोला के जो मंदिर थे वो यहाँ पे हब माने जाते हैं, वो यहाँ पे केंद्र माने जाते हैं किसके, रिलीजन, सोशल और कल्चर लाइफ के, यानी कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के। तो ये कथन सही है। इसके अलावा कि यहाँ पे बोल रखा है कि चोला में जो ब्रॉन्ज की जो इमेज बनाई गई है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एक तरीके से देवताओं का प्रतिबिंब करती है, ये यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। चोला ब्रॉन्ज इमेज वर द डिब्यूटरी बट समटाइम ऑल्सो द डिवोट। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है दूसरे कथन में कि जो चोला के जो कांस्य से ये प्रतिमाएं हैं वो देवी देवताओं की थी, पर प्रतिमाएं ये भक्तियों की भी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पहला और दूसरा कथन जो दोनों हैं ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें त्वारीख के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि द ऑथर ऑफ त्वारीख ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तान एडवर्टाइज ऑन प्रिसाइजिंग एन आइडियल सोशल ऑर्डर, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे पहले कथन में बता रखा है कि जो दिल्ली सुल्तान के समय में जो त्वारीख के लेखक थे उन्होंने यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि जो हमारे बर्थ राइट होते हैं और जेंडर भेद होता है, जेंडर डिस्ट्रिक्शन होता है, इसके बारे में हमें एक आइडिया दिया था। और यहाँ पे दूसरे कथन में बोल रखा है कि देयर आइडिया वर शेयर्ड बाय एवरीबडी, यानी कि इनके जो विचार हैं वो सब में यहाँ पे सबने एक तरीके से इसमें सहमति दी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है यहाँ पे पहला ऑप्शन, जिसमें ये जो त्वारीख जो थे इनके लेखक थे, इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बर्थ राइट और लिंग भेदभाव के बारे में यहाँ पे हम लोगों को एक आदर्श समाज की व्याख्या तो की थी, पर उस समय दिल्ली सल्तनत के समय यहाँ पे इनके विचारों को सहमति नहीं मिली थी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका पहला ऑप्शन, कि यहाँ पे इस तरीके के विचार रखे गए थे पर इन विचारों को यहाँ पे सबकी सहमति, सबकी एक तरीके से शेयर नहीं मिला था। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोगों को रज़िया के बारे में फिर से हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, सॉरी। तो देखिए पहला कथन हम लोगों को बता रखा है कि रज़िया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कथन है ये बता रखा है कि आपको पता होगा रज़िया सुल्तान के बारे में, तो इन्होंने अपना नाम जो है इस तरीके से चेंज किया कि लोगों को लगे कि ये एक मैन है, यानी कि एक पुरुष है। इसके अलावा यहाँ पे हमें त्वारीख के बारे में दोबारा बताया गया कि द ऑथर ऑफ त्वारीख यूज सोशल एंड जेंडर डिफरेंस टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। यहाँ पे ये बता रखा है कि त्वारीख के लेखक ने जो सामाजिक और लैंगिक भेदभाव के विचार में यह तर्क दिया कि पुरुष जो है वो महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे त्वारीख के अंदर ये हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया था, और कहीं ना कहीं उस समय ये माना जाता था कि जो मेन है वो सुपीरियर हैं। और इसके अलावा जो हमें रज़िया सुल्तान के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपना नाम इस तरीके से रखा कि वो पुरुष लगे लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बहुत बहादुर महिला थी। इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बता रखा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल के विचार
के को शासन का सिद्धांत बनाया। तो देखिए हम लोगों ने जब जहांगीर, शाहजहां और अकबर के बारे में पढ़ा था तो ये यूनिवर्सल पीस चाहते थे, ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से पहला जो कथन है यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि अकबर जो थे वो इंटरैक्शन करते थे लोगों के साथ, मतलब लोगों के साथ मिलते थे और उनके फेथ को समझने की कोशिश करते थे, उनके रिलीजन के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो देखिए जो व्यक्ति कभी भी शांति के पथ में जाएगा, यूनिवर्सल पीस चाहेगा, वो इस तरीके के कार्य करता रहेगा कि वे लोगों से जुड़ा होगा और कहीं ना कहीं उनके धर्म के बारे में समझने की कोशिश करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन, जिसमें बता रखा है कि ए और बी अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और बी जो है वो रीज़न है ए का। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर से आपको एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड या मैच द फॉलोइंग, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला कथन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में देखें तो यहाँ पे श्रेणीबद्ध समाज जो थे वो ज़्यादा सरल हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में सोशल क्लासेस जो थे वो डिक्रीज हो गए थे, यानी कि सबको समानता मिल रही थी, इस बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि द ट्राइबल सोसाइटी वर नॉट डिवाइडेड इनटू नंबरस अनइक्वल क्लासेस, यानी कि जो जनजाति समाज थे उन्हें यहाँ पे असमान वर्गों में विभाजित नहीं किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो सुल्तान और मुगल के समय में सोशल क्लासेस बनी थी, यानी कि अगर हम देखें तो सामाजिक वर्ग बने थे और जो जनजाति समाज थे उनको यहाँ पे अलग से विभाजित नहीं किया गया था, उनको एक अलग से वर्ग में रख दिया गया था। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को, और मैं आप लोगों के साथ सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सारे ऑप्शन डिस्कस करने का ना आपके पास टाइम है, आप डायरेक्ट इनको देखिए। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हमसे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन में पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके की चीज़ें आपको तैयार करनी है आपको एनसीईआरटी के लेवल पे। तो देखिए यहाँ पे हमें बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोगों को ये बताया गया है कि इन्होंने कई सारे मुखियाओं को यानी कि चीफ को और रूलर को क्या किया, यहाँ पे चिट्ठियाँ लिखी ताकि ये जो भारत में उस समय ब्रिटिश जो हैं, जो अंग्रेज यहाँ पे राज्य कर रहे थे, उनके खिलाफ एकजुट होकर हमें लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और सबको यहाँ पे मनाने की कोशिश की थी। ये कथन यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत के समर्थन में एक तरीके से पहले तो लोगों ने हाँ भरी और उसके बाद लोगों ने यहाँ पे जो पीड़ित लोग थे उन्होंने रातों रात यहाँ पे बगावत कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि यहाँ पे वे अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। तो देखिए दोनों ही कथन अपनी अपनी जगह सही हैं और जो दूसरा कथन है वो पहले वाले कथन का बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित करता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं, जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। तो देखिए पहले विकल्प में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि पंडिता रामाबाई ने पूना में यहाँ पे जो विडो थे, जो यहाँ पे ऐसी महिलाएं जिनके पति जो थे वो गुजर गए थे, उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से कुछ ऐसे घर बनाए जो कि यहाँ पे वो रह सके। तो देखिए ये कथन यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम देखें हमारे जो नॉलेज में अगर हम देखें एंशियंट टेक्स्ट में यहाँ पे रिफॉर्म के बारे में हम लोगों को नए नए लॉ का पता चलता है, ये चीज़ भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को विधान सागर के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे विडो मैरिज के बारे में, यहाँ पे री मैरिज के बारे में यहाँ पे बात की गई, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रार्थना समाज में केवल जो हिंदू ग्रंथ थे उनको यहाँ विचार विमर्श
करने की बात की गई। तो देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोगों को जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर हम महिला, समाज और संचार की बात करें तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक तरीके से इस चीज़ को उजागर कर रही है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे वुमेन का, कास्ट का और सोसाइटी का रिफॉर्म हो रहा है, जबकि चौथा ऑप्शन ऐसी कोई बात यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हमें वुमेन एजुकेशन यानी कि अगर हमें देखना है कि जो स्त्री शिक्षा के विचार में अगर हम लोगों को अपनी क्लास में डिस्कस करना है, वो भी कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जो हमारे औपनिवेशिक काल थे उस समय जो स्त्री शिक्षा के बारे में अगर हमें बताना है और हमें बच्चों को यहाँ पे प्रेरित करना है, तो हम किसकी ऑटोबायोग्राफी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो राज सुंदरी देवी की जो ऑटोबायोग्राफी है हम उनके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे शिक्षा को लेके कार्य किए थे, वो भी ये कॉलोनियल पीरियड में ये बिलोंग करती थी। इसके अलावा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो आपका मैच द फॉलोइंग दे रखा है ये क्लास 6 की जो चैप्टर 1 है हमारे इतिहास का, क्या कब कहाँ और कैसे, उससे दे रखा है। यहाँ पे हमें नर्मदा वैली, यहाँ पे आपका वजी और यहाँ पे गारो हिल, यहाँ पे आपका गंगा वैली और यहाँ पे जो हमारे हिंदू जो यहाँ पे हिंदू और सिंधु सभ्यता और उसकी जो ट्रिब्यूटरी यानी कि उसकी जो सहायक नदी है उससे संबंधित हम लोगों को यहाँ पे मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो देखिए ये आपका प्रथम नगर यहाँ पे बना था। यहाँ पे सॉरी ये प्रथम नगर नहीं बना था, नर्मदा नदी पे यहाँ पे हंटिंग और गैथरिंग होती थी, यानी कि यहाँ पे आखेटक और संग्रहक एक तरीके से लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे ये जो जानवर वगैरह होते हैं उनको उनका शिकार वगैरह करके अपना जीवनचर्या व्यतीत करते थे। इसके अलावा अगर हम गारो हील की बात करें तो गारो हील में जो हमारे आरंभिक कृषि थी वो यहाँ से शुरू हुई थी, तो सी का हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम गंगा वैली की बात करें तो गंगा वैली जो है ये हमारी गंगा घाटी जो है लगभग अभी से 2500 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे ये चीज़ सही है। इसके अलावा अगर हम हिंदू और सिंधु और उसके सहायक जो हमारी नदियां हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे प्रथम नगर जो थे यहाँ पे विकसित होना स्टार्ट हो गए थे। और इसके अलावा वजिद जो थे ये अर्ली रिपब्लिक यानी कि प्रारंभिक गणतंत्र बना था। इस हिसाब से अगर आप मैच यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों को दो अलग अलग कथन दे रखे हैं और दोनों कथन में हम लोगों को ये बताना है कि डेट एंड पीरियड यानी कि तिथियों और काल के संदर्भ में हम लोगों को इन दोनों कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गौर करें तो पहले कथन में बोल रखा है कि देखिए अगर हम पहले कथन की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है जो हमने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड इस तरीके से बना रखा है, ये केवल एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने हिस्टोरिकल चेंज को बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो केवल शब्द है यानी कि ओनली शब्द है, इसकी वजह से ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए सही है पर ये केवल एकमात्र जरिया नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम देखें जो हम हिस्टोरिकल प्रोसेस ये अपना रहे हैं इससे हम एग्जैक्ट डेट और टाइम हम बता सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट डेट और टाइम बताना यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, ये बता रखा है। तो देखिए अगर हम देखें तो हम इतिहास के बारे में अनुमान लगा सकते हैं पर हम सटीक तरीके से तिथि और यहाँ पे हम काल बिल्कुल नहीं बता सकते, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। इस हिसाब से ऐसा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें ए को गलत बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो पीरियड बनाए गए ये इकलौता जरिया है जिससे हम यहाँ पे ऐतिहासिक जो परिवर्तन आए, जो हिस्टोरिकल चेंज आए उसको पता कर सकें, और ये गलत है कहीं ना कहीं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि ए गलत है किंतु जो बी है वो सही है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो नए आपके पॉपुलर इंडियन आर्ट बने थे इससे संबंधित 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में, इससे संबंधित दो हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है और हमें देखना है कि इन दोनों कथन में से कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही है और कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो देखिए पहले कथन में बोल रखा है कि बहुत सारी पेंटिंग आपकी चेंज हुई हैं हमारे आसपास और लोगों के टेस्ट वगैरह के अनुसार, और वुमेन्स के साथ किस तरीके से चीज़ें
घरों में चेंज हुई हैं, बाहर चेंज हुई हैं, इसके अनुसार हमारे जो इंडियन आर्ट है वो भी चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सही है। अगले में बता रखा है इमेज वर यूज टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडिया एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और कुछ ऐसी इमेज है जो कि हमें नेशनलिस्ट आइडिया देती है और यहाँ पे ब्रिटिश शासन के बारे में हमें बताती है, ये भी सही है। पर दोनों के दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमन इन इंडिया। यानी कि भारत में प्रारंभिक मानवों की पर समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। यानी कि पहले के टाइम में लोगों को समझने के लिए हम लोगों के लिए कौन सा प्राइमरी सोर्स होगा, तो सबसे जो बेसिक है यहाँ पे वो है हमारी रॉक पेंटिंग। यानी कि शैल चित्रकला जो है ये आदिवासियों के टाइम में भी की जाती थी, जो आखेटक संग्रह थे उनके समय में भी ये किया जाता था। और शैल चित्रकला आपको कहाँ मिल जाएगी, ये कई सारी गुफाओं के अंदर मिली है, जहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से पहले आखेटक संग्रह जो थे शिकार करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम वर टॉट। यहाँ पे बता रखा है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे हम लोगों को साल भर किस तरीके से जो फसल की कटाई होती है और चीज़ें खेतों में किस तरीके से काम होता है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता था। बाकी पेमेंट के बारे में, इंस्टीट्यूशन संस्थान के बारे में, असेसमेंट किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इतना जोर नहीं दिया जाता था। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें फिर से दो अलग अलग कथन दे रखे हैं 18वीं और 19वीं सदी के बारे में, यानी कि 18 और 19 सेंचुरी में जो यूरोप के स्टेट थे वो किस तरीके से इमर्ज हुए थे। तो देखिए पहला जो कथन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि 18वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप के लोग थे वो अपने आप को एक नेशन स्टेट की तरह देखते थे, एक राष्ट्र राज्य की तरह देखते थे। ऐसा नहीं है, इससे पहले यहाँ पे नेशन स्टेट नहीं था, इसके बाद यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। इस हिसाब से पहला कथन ही यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि आरंभिक 19वीं शताब्दी में देखा गया है कि लोग यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे भाषाई समुदाय के तौर पे अलग अलग राष्ट्र का मानते थे। तो देखिए इस तरीके की शुरुआती परेशानियां यहाँ पे देखी गई थी, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यहाँ पे नेशन स्टेट बनाए गए थे, पर लोगों को अपने अपने जो भाषा थी, अपने अपने बोली थी, उसको एक तरीके से राष्ट्र की भाषा बनानी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से दरार आप कह सकते हैं वो देखी गई थी। तो पहला कथन जो है वो आपका गलत है और दूसरा कथन जो है यहाँ पे सही है। इस हिसाब से यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BCE, ये आपको क्लास 6 की जो आपकी हिस्ट्री है उसका पहले चैप्टर में क्या, कब, कहाँ और कैसे करके वो जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। BCE किस चीज़ का तात्पर्य करता है, BCE किस चीज़ को स्टैंड करता है, ये बिफोर कॉमन एरा बताता है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पूरा पाषाण युग के बारे में हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो पैथोलिटिक पीरियड होते हैं उसमें यहाँ पे हम लोगों को ऑस्ट्रिच के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डू यू नो टुडे दैट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैथोलिटिक पीरियड। यहाँ पे बोल रखा है कि जो ऑस्ट्रिच है वो आपके हमारे पूरा पाषाण युग में यानी कि पैथोलिटिक पीरियड में मिले थे, ये आप कैसे यहाँ पे बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया है कि ऑस्ट्रिच के जो एग हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मिले हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र के एरिया में। तो इसके बारे में यहाँ पे इनके पुरास्थलों के बारे में हमें पता चला, इसके थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा पाषाण युग में मिले थे। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछ रखा है कि हाउ डिड द हड़प्पन सभ्यता कम टू एंड। यानी कि जो हड़प्पा का सभ्यता था उसका पतन किस तरीके से हुआ और इसके पतन के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो पहला जो ऑप्शन है इसमें बता रखा है कि यहाँ पे रूलर जो थे उन्होंने यहाँ पे नियंत्रण जो था वो खो दिया था, यानी कि इनका कंट्रोल खत्म हो गया था, ये यहाँ पे सही है।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा ऑप्शन में बता रखा है कि यहाँ पे जंगल जो थे उनका डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस तरीके से इनका पतन हुआ था, तो ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये फ्लड वगैरह आया था इनकी कल्टीवेशन के टाइम में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर जो नदियां थी वो सूख गई थी, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन सही है जिसमें हमें ए, बी और डी दे रखा है। ये यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बताता है कि वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो खो दिया था, साथ ही साथ उन एरिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया था, जो रिवर थी वो ड्राई हो गई थी, वहाँ पे फ्लड नहीं आया था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि महायान बौद्ध धर्म जो थे इनके बारे में हम लोगों को ये पूछा गया है। तो देखिए महायान बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी ये चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया था कि इस समय जो यहाँ पे बुद्धा की जो यहाँ पे स्टैचू था ये बनाया गया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोगों को एक चैप्टर मिलेगा जिसमें हम लोगों को यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में बताया गया। उसके अंदर भी हमें ये बताया गया कि महायान समय में उस समय यहाँ पे बुद्ध की जो यहाँ पे प्रतिमाएं थी, यहाँ पे जो स्टैचू थे वो बनाए गए थे। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी के डिस्कस किए, फिर सिविक्स के और उसके बाद हिस्ट्री के। इस सेशन को आप लोगों ने पूरा देखा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।